दिनों तमाम नेता टिकट की दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन जन आस्था की टीम आज उस खास मुद्दे पर चर्चा करेगी जिससे लाखों लोगों के रोजगार जुड़े हुए हैं। खैर, आज औद्योगिक इकाइयां प्रदेश की आर्थिक संबल और रीढ़ बनी हुई है, लेकिन पांवटा साहिब में रीढ़ कहीं ना कहीं कमजोर होती नजर आ रही है। और इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आज जन आस्था के शख्सियत कार्यक्रम में हमारे साथ दो खास चेहरे जुड़े हुए हैं, जिनसे आज हम अपने दर्शकों को रूबरू करवाएंगे। आज जन आस्था के पैनल में हमारे साथ हिमाचल प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पांवटा का इकाई के अध्यक्ष सतीश गोयल जी जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ प्रसिद्ध उद्योगपति रामलाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पुराने एपिसोड की तरह हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्री सुरेश तोमर जी और नीलम ठाकुर जी भी जुड़ी हुई है। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे सुरेश तोमर जी। गोयल जी, औद्योगिक पैकेज समाप्त होने के बाद हिमाचल प्रदेश से काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो इंडस्ट्रीज़ है वो पलायन कर गई, क्या कारण है? बेसिकली हिमाचल में जो इंडस्ट्री आई थी पैकेज की वजह से आई थी। पहले भी इसमें कुछ काफ़ी 2003 से पहले भी काफ़ी यहाँ सब्सिडी थी, इंटरेस्ट सब्सिडी भी थी, दूसरी सब्सिडीज़ भी थी, पर इंडस्ट्री नहीं आई। जो पैकेज आया उसमें काफ़ी बेनिफिट थे, उसकी वजह से इंडस्ट्री आई थी। जब वो पैकेज ख़त्म हो गया तो उसके बाद इंडस्ट्री जानी शुरू हो गई। रामलाल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि उद्योगों के लिए बिजली, पानी और सड़कों समेत कैसी मूलभूत सुविधाएं हैं? देखिए, जहाँ तक है, मुझे यहाँ 2007 में मैंने इंडस्ट्री लगाई थी और अब तक सेम सिचुएशन चलती आ रही है। मूलभूत सुविधाओं के अंदर जो सुविधाएं हमें लेनी चाहिए थी वो अभी तक पूरी मिल नहीं पा रही है और उसी की वजह से हम लोग ये काफ़ी मात्रा में बार बार हम कहते भी रहे हैं, माननीय सतीश जी से भी बराबर कह करके सभी मंत्री महोदयों को या हिमाचल गवर्नमेंट को हम आगाह करवाते रहे हैं। लेकिन रोड की भी प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडस्ट्रियाँ एक इंडस्ट्री सेक्टर नहीं है, डिफरेंट लगी हुई है। कहीं रोड नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं पानी की अव्यवस्थाएँ हैं, कहीं लेबर टाइम पे नहीं पहुंच सकती है। उसकी वजह से इंडस्ट्रियलिस्ट को काफ़ी परेशानियां भी आती है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पांवटा साहिब में इंडस्ट्रीज़ कब आई और अब और तब के हालात में कितना सुधार है? देखिए, पांवटा साहिब में इंडस्ट्री 2001 में आना शुरू हो गई थी जी, और पैकेज के लिए भी आई। बिजली, हिमाचल में बिजली एक्सेस थी, उसकी वजह से भी इंडस्ट्रियाँ हिमाचल में आई। लेकिन आज की स्थिति ये है कि बिजली की भी प्रॉब्लम है जी, पैकेज तो है ही नहीं। आज अदर ट्रांसपोर्टेशन की भी व्यवस्थाएँ हैं, यूनियन की तरफ से भी इंडस्ट्री को कोई बेनिफिट नहीं है, तो उससे इंडस्ट्रियलिस्ट काफ़ी परेशान है। और अगर हमारे इंडस्ट्री को जो भी सहयोग मिलेगा, हिमाचल गवर्नमेंट से अगर सहयोग मिलेगा तो इंडस्ट्री कहीं भी पलायन नहीं करती जी। लेकिन असहयोग की वजह से इंडस्ट्रियाँ पलायन करने को तैयार हो रही है। हिमाचल को विशेष पैकेज जो अटल जी ने दिया था उस समय 10 साल के 2003 से 2013 तक के लिए पैकेज था, बीच में फिर 2010 और फिर बाद में 2007 तक की सिमट गया। क्या कारण है जो पहाड़ी राज्य उस पैकेज को कायम नहीं रख पाए? क्या पॉलिटिकली कुछ उसमें कमी रही या कहाँ कमी रही जो हम उस पैकेज को कायम नहीं रख पाए? बेसिकली पॉलिटिकल विल नहीं थी। जो बराबर के राज्य थे वहाँ कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उन्होंने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया कि हिमाचल को और उत्तरांचल को ये पैकेज क्यों दे रखा है, हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं आ रही, हमारे यहाँ से इंडस्ट्री पलायन कर रही है। उसके प्रेशर में आके इन कांग्रेस गवर्नमेंट ने वो पैकेज को विड्रॉ कर लिया। रामलाल जी, हिमाचल प्रदेश में उद्योगों को वर्तमान हालत से बढ़ावा कैसे मिल सकता है? देखिए, जैसे 2019 में धर्मशाला में माननीय नरेंद्र मोदी जी आए थे और इंडस्ट्रियलिस्ट मीट हुई थी। काफ़ी उसके अंदर हम लोगों ने वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत भी करवाया था
लेकिन अभी तक कोई इम्प्लीमेंट नहीं होने की वजह से या तो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों की कमी है या हमारे सरकार के जो इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्री मिनिस्टर साहब हैं, उनकी वजह से कैसे भी मान लो, लेकिन अभी तक हमें कुछ रिलीफ मिली नहीं है। गोयल साहब, गिरिपार क्षेत्र में कृषि बागवानी से जुड़ी इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज की कितनी संभावनाएं हैं, क्या कहेंगे आप? हमने बहुत कहा इसके बारे में, हर मीटिंग में कहा जी कि इस साइड में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का चांस बहुत है। जो सेंटर का पैकेज है उसमें फूड इंडस्ट्री के ऊपर काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स हैं, परंतु वो बेनिफिट सिर्फ फूड पार्क में हैं या इंडस्ट्रियल एरिया में हैं। हमने उनको यही कहा था कि हिमाचल में जिस तरीके से जब पैकेज आया था, टोटल हिमाचल इंडस्ट्रियल पैकेज अवेलेबल था, इसी तरीके से इस इंडस्ट्री को, फूड इंडस्ट्री को भी सारे हिमाचल को पैकेज दिया जाए। तो वो सेंटर वो ने उस पे ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से इसकी अगर ये पैकेज मिल जाता तो गिरिपार और ऊपर के इलाकों में इंडस्ट्री भी आती, रोज़गार भी मिलता और जो वहाँ की फसलें हैं उनको भी काम में आ जाती। जी सर। रामलाल जी, विपक्ष में चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियां जब विपक्ष में होती है तो हिमाचल में 70% जो रोजगार की शर्त है उस पर सवाल उठाती रही है। तो आपका क्या कहना है, क्या 70% जो रोजगार का मामला है तो क्या वो फुलफिल करता है या कहीं कुछ कमी रह जाती है? देखो सुरेश जी, वैसे तो अभी हमारी डबल इंजन की सरकार है, ना कांग्रेस का है ना कोई बीजेपी का चक्कर है। जो 70% जहाँ कर्मचारियों की बात आती है, हिमाचल के अंदर 70% कर्मचारियों को रोज़गार मिल रहा है, बल्कि 70 नहीं 75% को मिल रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से आज जैसे कोई भी इंडस्ट्री चाहती है तो इंडस्ट्री को आगे डेवलपमेंट करने के लिए या एक्सटेंड करने के लिए 118 की परमिशन के अंदर 6-6 महीने 12-12 महीने 2-2 साल लग जाते हैं। टाइमली वो नहीं मिलते तो इंडस्ट्रियलिस्ट तो पहले से ही निराश हो जाता है। जबकि अगर अलग अलग सरकार बन जाती है तो और ही दिक्कतें आने लग जाती है। गोयल जी, 118 की चर्चा आप भी करते रहे, कई बार मुद्दा भी आपने उठाया, तो कहाँ दिक्कत हो जाती है? क्या सरकार गंभीर नहीं है? कम से कम जो इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे है उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन इसमें मिल सकती है। देखिए, मीट करने से कोई हल होने वाला नहीं। पीछे मीट की इतना पैसा किया, फॉरेन गए, उससे कोई हल नहीं निकलने वाला है जब तक 118 को नहीं प्रॉपरली यूज़ किया जाता। जम्मू कश्मीर के अंदर जहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, आज वहाँ ओपन कर दिया गया है। यहाँ से इंडस्ट्री टोटल पलायन कर रही है। वहाँ इंडस्ट्री को पैकेज पूरा मिला हुआ है, जीएसटी टोटल फ्री है 10 साल के लिए। सब्सिडी वहाँ 30% सब्सिडी है, इंटरेस्ट सब्सिडी 5% है। हमारे हिमाचल में इंडस्ट्री आए क्यों? क्या मिलता है यहाँ? जो चीज़ अनाउंस करती है, गवर्नमेंट अनाउंस करती है, वो चीज़ भी नहीं देती। 2017 में सेंटर ने कैपिटल सब्सिडी अनाउंस की कि 22 तक उसको देना था 31। आज लोगों की सब्सिडी पेंडिंग पड़ी हुई है। लिख लिख के तक थक गए हैं, बोल बोल के थक गए हैं। इंडस्ट्री सिक होने लग गई है। जब इंडस्ट्री लगती है तो वो सारा कैलकुलेट करती है कि मुझे इतनी सब्सिडी मिलेगी, मेरा इंटरेस्ट बचेगा। अगर वो इंटरेस्ट सब्सिडी टाइमली मिल जाती तो उन लोगों को इंडस्ट्री के ऊपर बोझ ना पड़ता। आज अभी तक कोई सब्सिडी नहीं मिल रही है। 118 की, जहाँ तक आपने 118 के बारे में दूसरी चीज़ें बताऊँ, एक बार अगर परमिशन, अगर किसी को छोटी इंडस्ट्री लगानी है, 500 गज में लगानी है, उसको भी उतना ही प्रोसेस करना पड़ेगा। किसी ने 100 बीघे में इंडस्ट्री लगानी है, उसके लिए भी उतना ही प्रोसेस है। एक छोटी इंडस्ट्री, जो छोटे लेवल की इंडस्ट्री आती है, वो कहाँ इतना करेगी कि कहाँ तक वो अपने एक्सपेंडिचर कवर करेगी। एक 118 की परमिशन के लिए 6 महीने, साल, 2 साल, हमने उनको कितनी बार कहा कि आप एक बार क्वेरी लगाइए। जो भी है 118 है किस लिए? जब आप इंडस्ट्री को बुलाते हैं
तो उसको 118 की परमिशन क्यों? आप ओपन उनको ज़मीन दीजिए, तब वो इंडस्ट्री आएगी। इंडस्ट्री को बुलाते हैं, उसको वो रहने के लिए उसको मकान नहीं है वो खरीद सकता। ये क्या व्यवस्था है? उनके एम्प्लॉयज़ ही नहीं मकान ले सकते। इंडस्ट्री को बुलाना चाहते हैं बाहर से इंडस्ट्री को, पर उसको यहाँ सुविधा नाम की कोई चीज़ नहीं देने को तैयार है। गोयल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वर्तमान सरकार से आपकी किस तरह की उम्मीदें थी और क्या वो आपकी उम्मीदों पे अभी तक खरे उतर पाए हैं? मैं इसमें यही कहूँगा कि नहीं। आते ही इन्होंने 118 के लिए कुछ रिलैक्सेशन की बात करी थी। जब दूसरी कांग्रेस गवर्नमेंट ने जरा सी इसके ऊपर बात उठाई, ये वॉकआउट कर गए। और भी जो भी चीज़ें हैं उसके ऊपर कोई भी जो बात करते हैं, जब मीटिंग होती है तो बहुत बड़ी बातें होती हैं, उसके बाद जहाँ मीटिंग ख़त्म हुई उसके बाद कोई नहीं। हम लेटर लिखते हैं किसी भी डिपार्टमेंट से, इंडस्ट्री के दूसरे भी डिपार्टमेंट से, कोई भी लेटर का जवाब नहीं मिलता। 118 की परमिशन का कहा है कि 1 महीने में आ जाएगी। 2-2 साल से लोगों की परमिशनें रुकी पड़ी हुई हैं। किसी चीज़ की बेनिफिट कोई भी नहीं है। इंडस्ट्रियल एरिया में प्लॉट नहीं है, ज़मीन जो है बाहर से ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया में महंगी है कि वो ये इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ज़मीन के ऊपर भी पैसे कमाने में लगा हुआ है। ना प्लॉट हैं और जो रेट हैं वो भी बहुत हायर साइड के ऊपर है। जी रामलाल जी, हिमाचल प्रदेश के सबसे पुराने औद्योगिक क्षेत्रों में से पांवटा साहिब आज पिछड़ता नजर आ रहा है। कहाँ खामियां रह जाती हैं सर? पांवटा साहिब में, पांवटा साहिब के चारों तरफ अदर स्टेट है जी, और अदर स्टेट होने की वजह से पांवटा साहिब में जहां हम कहते हैं कि 70% कर्मचारी हमें हिमाचली चाहिए, वो 70% कर्मचारी हिमाचली इसलिए नहीं मिल पाते क्योंकि उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा, पंजाब 4 स्टेट पांवटा साहिब के लगते हैं जी। अड़ोस पड़ोस के कर्मचारी है वो अदर स्टेट के होते हैं। उनको हम फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, उनको रख नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमें 70% कर्मचारी यहाँ रखना होता है। तो पांवटा साहिब में उसकी वजह से इंडस्ट्री को प्रोडक्शन के अंदर लॉस होता है, और जब प्रोडक्शन के अंदर लॉस होता है तो इंडस्ट्री कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाती, इसलिए पिछड़ती जा रही है। गोयल जी, दशकों पुराने रेलवे लाइन मुद्दे को सिर्फ चुनावी काम धेनु मान के हम चल सकते हैं, क्योंकि हर बार जब चुनाव नज़दीक होता है तो इस मुद्दे को बड़ा चढ़ा के पेश किया जाता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। कई बार तो नेताओं ने वादे भी किए कि नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊँगा तो रेलवे लाइन यहाँ पे होगी, लेकिन रेलवे लाइन अभी तक मिल नहीं सकी। तो कहाँ कमी रह जाती? ये पॉलिटिकल विल की बात ही है। जब तक इस एरिया का रेलवे मिनिस्टर नहीं बनेगा, जब तक नहीं यहाँ रेलवे लाइन आने वाली है। 1974 के अंदर फाइनल सर्वे हुआ था, जब CCI यहाँ लगी थी तो उसमें वहाँ रेलवे लाइन आनी थी, परंतु वो नहीं आई। उसके बावजूद कितने सर्वे हुए हैं, और कभी उनका चंडीगढ़ से सर्वे होता है, कभी देहरादून से सर्वे होता है, कभी यमुनानगर से सर्वे होता है। सिर्फ जब इलेक्शन का टाइम होता है तो कुछ पैसा सर्वे करने के लिए रिलीज़ कर दिया जाता है और उसके बाद उसका कोई हल नहीं होता। आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं जिस टाइम के हम पहले 1974 में जैसे खड़े थे, आज भी वहीं के वहीं हैं। रेलवे लाइन आने की अब पूरी उम्मीद छोड़ चुके हैं। इवन यहाँ से हमने वोल्वो बस मांगी थी सिर्फ दिल्ली के लिए, शिमला के लिए, वो भी हमें नहीं मिली। हेलीपैड का यहाँ प्रोविज़न था कि हेली सर्विस यहाँ से मिलेगी, वो भी यहाँ अभी तक नहीं मिली है। बिल्कुल भी किसी तरफ ध्यान नहीं है। सिर्फ वोट बेस्ड जो डिसीज़न होते हैं उनके ऊपर ही ध्यान गवर्नमेंट का रहता है। इंडस्ट्री को लाना चाहते हैं, परंतु इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कुछ भी इनके पास कुछ नहीं है। रामलाल जी, उद्योगों के लिए आपका जो कच्चा माल है और तैयार माल है, उसके लेन देन में किस तरह की दिक्कतें आपको आती है? उसके लेन देन में ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कतें आती हैं। अभी जैसे गोयल जी ने बताया, अगर रेलवे लाइन होती तो ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाता। अगर यूनियन नहीं होती तब भी ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाता। आज ट्रांसपोर्टेशन हर प्रोडक्शन के ऊपर भारी पड़ रहा है। समय पे माल आता नहीं है, बाहर की कोई भी गाड़ी आना नहीं चाहती, और रेलवे ट्रैक बना नहीं, जबकि
इंडस्ट्री स्टार्ट कर रहे थे, हिमाचल गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियलिस्टों को बुलाया था, तभी आह्वान किया था कि चंद समय के अंदर यहाँ रेलवे लाइन आ जाएगी, लेकिन अभी तक आई नहीं। और उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन इतना भारी हो गया कि पौंटा साहिब से बेंगलोर अगर कोई गाड़ी जा रही है तो उसको अंबाला या जमुनानगर ट्रांसफ़र करना पड़ता है। रामलाल जी, बीच में थोड़ा रोकूंगा, फ्रेट सब्सिडी क्या ये यहाँ पे मिल रही है प्रदेश में जो इंडस्ट्रियलिस्ट है? अलाउंस बराबर हुआ था लेकिन मिली अभी तक नहीं है। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। हिमाचल के अंदर ना तो रॉ मटेरियल है और ना फिनिश गुड की सेल है। आज कंपटीशन का ज़माना है, बाहर से रॉ मटेरियल आना है और बाहर ही फिनिश गुड जानी है। जब फ्रेट रेट इतने ज़्यादा हैं तो किस तरीके से इंडस्ट्री सर्वाइव कर सकेगी, किस तरीके से दूसरी इंडस्ट्री के साथ, बाहर की इंडस्ट्री के साथ compete कर सकेगी। तो ये सबसे बड़ी यहाँ विडंबना है कि इंडस्ट्री यहाँ नहीं आती। We are critical thinkers. We are innovators. We are full of creativity. We are open to ideas. We are true achievers. And we are the scholars. गोयल साहब, हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए किस सरकार के बेहतर प्रयास रहे हैं, क्या मानते हैं आप? बातें तो सबने की हैं, पर मैं सिर्फ एक अटल जी का टाइम मैं कह सकता हूँ, जो उन्होंने पैकेज अनाउंस किया था, उसकी वजह से यहाँ इंडस्ट्री हिमाचल में डेवलप हुई है। अदरवाइज दोनों गवर्नमेंट्स का कोई इसके ऊपर चिंता का विषय भी बना हुआ है कि इंडस्ट्री लगातार जो है वो पिछड़ रही है। जब तक यहाँ कोई बेनिफिट नहीं मिलेंगे, आज जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री क्यों जा रही है? हिमाचल की बहुत जो इनके यूनिट यहाँ हैं वो पलायन कर रहे हैं। पोंटा से एक मेरे ख्याल, मेरे अपनी नॉलेज में 8-10 यूनिट ऐसे हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में जाके प्लॉट लिए हैं, यहाँ भी अभी चला रहे हैं वो, परंतु वो उधर शिफ्टिंग का प्रोग्राम बना रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से कि वहाँ बेनिफिट है, यहाँ कोई बेनिफिट नहीं है। रामलाल जी, नवंबर 2019 में हिमाचल में वैश्विक जो इन्वेस्टर मीट यहाँ पे जो हुई थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा महिमा मंडन सरकार की तरफ से हुआ कि हम ये करेंगे, हज़ारों इंडस्ट्रियाँ आएगी, करोड़ों का, अरबों का उसमें यहाँ पे लाभ होगा, लेकिन वो कहीं ग्राउंड में दिखाई नहीं दिया। आप क्या सोचते हैं कि सरकार कहाँ कमज़ोर पड़ रही है इस मुद्दे पे? 2019 में जो मीट हुई थी उसमें माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी को हमारे सीएम साहब के सेक्रेटरी SK बाल्दी जी ने पूरी मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई। हम लोगों को स्पेशल इनवाइट किया, हम लोग वहाँ पहुँचे और उन्होंने हमसे जो वादे किए वो शायद अभी तक पूरे हुए नहीं, और अब आगे चुनाव आ गए तो ऐसा लग रहा है कि चुनावों के अंदर तो हमें खूब बातें करके, लुभावनी बातें कर के लुभा रहे हैं, लेकिन संभावनाएं जो पिछले आज 20 साल से नहीं हो पाया वो अभी भी होने की संभावनाएं कम लग रही है। रामलाल जी, हम ये मान के चलें कि ये जो इन्वेस्टर मीट, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का था, ये केवल सब्जबाग ही नजर आए? जहाँ तक ऐसा ही लग रहा है कि ये संवाद ही नज़र आ रहा है। अच्छे अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो अरबों का यहाँ इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, लेकिन उनको जो सुविधाएं अभी तक नहीं मिली, इसलिए वो अभी तक कोई आ नहीं पाया, जबकि अलाउंस सभी ने किया था, आने के लिए तैयार भी हुए, लेकिन उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली। क्योंकि आज एक परमिशन लेने के लिए वैसे तो कहते हैं कि सिंगल विंडो है, लेकिन 17 विंडो में जाना पड़ता है। तो ये सारी सुविधाएं नहीं होने की वजह से इंडस्ट्री को आने की इच्छा नहीं रख रही है। इंडस्ट्रियलिस्ट को भी आने में बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट आएगा तो वो बाई एयर या बाई ट्रेन आएगा, तो वो सुविधाएं भी यहाँ नहीं है। गोयल जी, आगामी विधानसभा चुनाव में यदि सरकार बदलती है तो आपके उनसे किस तरह की उम्मीदें रहती है? हमें बदलने से तो कुछ नहीं लेना, ये सरकार रहे या दूसरी सरकार रहे, हमें तो ये है कि जो इंडस्ट्री को पैकेज है वो प्रॉपर दिया जाए। जो जम्मू कश्मीर
और नॉर्थ ईस्ट और सिक्किम में जो पैकेज है, क्योंकि ये एरिया उनसे रिलेटेड है। जिस तरीके से वहाँ डिफ़िकल्ट एरिया है, उसी तरीके से हिमाचल और उत्तरांचल भी है। तो जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में, सिक्किम में और जम्मू कश्मीर में पैकेज दिया गया है, उसी तरीके से पैकेज हिमाचल में भी दिया जाए और उत्तरांचल में भी हम अपने पड़ोसी देश उस प्रांत को भी कहेंगे कि उनको भी पैकेज दिया जाए। हाँ जी, थोड़ा बीच में रुकूंगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमें पैकेज मिलता है, मान लीजिए वो नहीं मिल पा रहा है या कुछ दिक्कतें उसमें आ रही है, जो स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है या वो कर सकती है इंडस्ट्री को रोकने के लिए या नई इंडस्ट्री को लाने के लिए, तो वो क्या क्या चीज़ें हैं जो नहीं कर पा रही है और करनी चाहिए प्रदेश सरकार? सबसे पहले तो विल होनी चाहिए। 118 को बिल्कुल सिंप्लीफाइड डीसी लेवल तक होनी चाहिए। अगर करना है तो डीसी लेवल तक करें। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, माइक्रो इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री, उनको बाइफिकेट करें। उनके लिए, छोटी इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा सहूलियत दें, उसमें रोज़गार भी ज़्यादा मिलेंगे, उसमें हिमाचल की डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगी। बड़ी इंडस्ट्री जितनी आती है उसमें उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होती, उसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट ज़रूर ज़्यादा होती है, तो उसमें जगह भी ज़्यादा हमारी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो हमारा तो यही कहना है कि ये गवर्नमेंट की विल होनी चाहिए। अगर उनकी विल है तो इंडस्ट्री आएगी, अगर विल नहीं है तो इंडस्ट्री नहीं आएगी। सर देखिए, यहाँ पर कई बार ये मुद्दा भी उठाया जाता है कि कुछ इकाइयों में कामगारों को न्यूनतम मानदेय नहीं दिया जाता, तो इससे कितना सहमत हैं आप? मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर जितने भी हमने जॉब फेयर लगाए हैं, यहाँ करे हैं, गवर्नमेंट ने भी लगाए हैं, हमने भी उस पर लगाए हैं। जब इंटरव्यू होते हैं तो पता लगता है कि हर इंडस्ट्री ने 20, किसी ने 30, किसी ने 40, पर जब ज्वाइन करते हैं तो वहाँ 2 या 1 ज्वाइन करता है और वो भी छोड़ जाते हैं। वो ऑलरेडी एम्प्लॉयड होते हैं, सिर्फ वो दूसरी जगह जाते हैं और सिर्फ वहाँ का टाइम वेस्ट होता है। इंडस्ट्री के हमारे यहाँ से दूर दूर तक गए हैं यहाँ से जॉब फेयर में, परंतु उनको कोई एम्प्लॉयमेंट मिली। मैं इसको मानने को तैयार नहीं कि हिमाचल में अनएम्प्लॉयड हैं। अगर जिसको जो काम करने वाला है उसको, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट पूरी अवेलेबल है इंडस्ट्री में। रामलाल जी, केंद्र व राज्य में डबल इंजन की सरकार है, तो जन आस्था चैनल के माध्यम से आप केंद्र सरकार या राज्य सरकार को कुछ ऐसी डिमांड्स या अपनी समस्याएं कुछ बताना चाहेंगे जो आप मांग रख रहे हो और वो नहीं पूरी हो पा रही? देखिए, केंद्र सरकार को मैं यही कहना चाहूँगा कि जब हिमाचल प्रदेश की सरकार, हिमाचल प्रदेश के भाजपा सरकार के जेपी नड्डा जी, जो हिमाचल के और हिमाचल में भी सिरमौर के, वो इंडस्ट्री को लाने के अंदर चाहे किसी का भी रोल हो, लेकिन इंडस्ट्री को रखने के अंदर उनका रोल होना चाहिए। और इंडस्ट्री को जितनी रिलीफ चाहिए उतनी रिलीफ देंगे तो हिमाचल में अवश्य इंडस्ट्री जो आई है वो भी सक्सेस होगी और इंडस्ट्री आने की संभावना रहेगी। लेकिन अगर इस समय दोनों सरकार एक होते हुए भी दोनों जगह की वो भी पूरा नहीं कर पा रही है, तो कल को अगर विपक्ष की सरकार आएगी तो इंडस्ट्रियलिस्ट तो चाहेंगे ही नहीं कि भाई हमारे को कुछ रिलीफ मिलेगी, क्योंकि अगर पक्ष की सरकार कुछ करेगी तो विपक्ष की रोक देगी, विपक्ष की कुछ करेगी तो पक्ष की रोक देगी। तो इंडस्ट्रियलिस्ट को अपने आप में ये संतुष्टि नहीं होगी कि भाई मेरी इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो अभी तो हम लोग तो यही आशा करते हैं कि सरकार कहीं भी हो, एक हो दोनों जगह, लेकिन एक होने के बाद भी इंडस्ट्रियलिस्ट को जितने रिलीफ दे सके वो रिलीफ देवे, और इंडस्ट्रियलिस्ट को जितना रिलीफ देंगे उतना ही हमारा रोजगार बढ़ेगा और देश के अंदर इनकम सोर्स होगा। रामलाल जी, कोरोना काल में उद्योगों में और होटल व्यवसाय में काफ़ी नुकसान हुआ है, अब परिस्थिति कैसी है? अभी कोरोना काल में इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हुआ, इवन 90% नुकसान हुआ है, बट इंडस्ट्री अभी 50 से 60%
अबव कर चुकी है, लेकिन पर्यटन के अंदर या होटल इंडस्ट्री है वो अभी भी नहीं चल पा रही है। वो उसका नहीं चलने का एक रीज़न कोरोना तो था ही, लेकिन उसके बाद कोरोना की वजह से टोटल ऑनलाइन वर्क हो गया और कोई भी बाहर है वो ऑनलाइन पे अपनी वर्किंग कर लेता है, तो इंडस्ट्री को, होटल इंडस्ट्री को काफ़ी लॉस हुआ और आज भी लॉस चल रहा है। गर साहब, कोरोना काल में लाखों लोग बेरोजगार हो गए, अब किस हद तक हालात पटरी पर लौट रहे हैं? जहाँ तक मैं पोंटा के बारे में बताना चाहता हूँ कि यहाँ कोई ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं बंद हुई जी। यहाँ कोरोना काल में भी इंडस्ट्री काफ़ी चली हुई है और रोज़गार ज़्यादा यहाँ से नहीं, पलायन भी बहुत कम ही यहाँ से रहा है। तो आज इंडस्ट्री इम्प्रूव कर रही है, पहले से काफ़ी और भी इम्प्रूव कर गई है। जो कुछ इंडस्ट्री थी जो बंद की थी, बेसिकली यहाँ फार्मा यूनिट ज़्यादा है तो फार्मा के ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ा था उस टाइम। जो दूसरी इंडस्ट्री थी वो बंद हुई थी, उनके ऊपर इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ा था, पर वो अब थोड़ी थोड़ी सर्वाइव हो रही है। पर जब तक गवर्नमेंट की विल नहीं होगी तब तक वो भी इंडस्ट्री आगे ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकेगी। गोयल जी, एक स्थानीय मुद्दा काफ़ी ज्वलंत मुद्दा रहा है। पिछले कुछ वर्षों से लगातार चैम्बर ऑफ कॉमर्स और स्थानीय जो लोग हैं, विभिन्न संस्था है, वो धरना प्रदर्शन करती रही। इवन यहाँ तक कि बीच में कुछ यूथ ने तो पौधारोपण भी, जो NH 707 पोंटा शिलाई है, वो बद्रीपुर चौक से तारवाला तक तकरीबन 1.5 किलोमीटर सड़क, उसके लिए बहुत संघर्ष करते रहे और पिछले 2 साल से तो कंटिन्यू चला हुआ था संघर्ष का दौर, लेकिन कुछ नहीं सरकार ने किया। और बाद में जब होता है तो एक कार्यक्रम के दौरान जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी यहाँ पे आते तो रातों रात में हो जाता है, ये समझ नहीं आया। इसके बारे में तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने 1 साल से हमारे जो ट्रांसपोर्ट और जो ये रोड मिनिस्टर्स हैं गडकरी जी, उनको 15-20 मेल्स भेजी हैं, उनके यहाँ टेलीफोन्स भी किए हैं। लोकल लेवल पे जो यहाँ इनके डायरेक्टर बैठते हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर विवेक पंचाल, उनसे मिले हैं, उनसे मीटिंग की है। RO शिमला में बैठते हैं, उनसे मीटिंग की है, पर उनके कान पे जूं नहीं देंगे। इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्रियल एरिया है 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का पड़ता है बद्रीपुर से। हम इनसे कह कह के थक गए, एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहा, सबसे कहा, उसके ऊपर कोई गौर नहीं दिया। जैसे कि इंडस्ट्री को लाने के लिए तो जोर लगाते हैं, पर वहाँ जाने के लिए कोई अप्रोच नहीं थी उस टाइम। परंतु जैसे आपने कहा कि नड्डा जी यहाँ आए और रात को जब हम यहाँ से क्रॉस किए तो सड़क गड्ढे पड़े हुए थे, और जब सवेरे को क्रॉस किए तो बिल्कुल प्लेन सड़क बनी हुई थी। तो हर एक आदमी हैरान था। लोगों ने अपने ऊपर ये सोचने पे मजबूर हो गए कि हम ये कहीं गलत सड़क पे तो नहीं आ गए, परंतु देखा कि वही सड़क है। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, जो सड़क 1 साल से हम जिसके लिए लड़ रहे थे वो नहीं बनी, और रात को 7 घंटे के अंदर वो सड़क तैयार हुई। गोयल जी, एक अंतिम सवाल आपसे है, जो हमारी इंडस्ट्रीज है इसको पलायन से कैसे रोका जा सके, और साथ ही नई इंडस्ट्रीज को हम कैसे प्रदेश में आकर्षित कर सकते हैं? मैंने अपनी मीटिंग्स में कहा है कि जो प्रेजेंट इंडस्ट्री है वो आपके ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगर प्रेजेंट इंडस्ट्री खुश रहेगी तो नई इंडस्ट्री आएगी, अगर प्रेजेंट इंडस्ट्री खुश नहीं होगी तो नई इंडस्ट्री नहीं आएगी। क्योंकि जो नई इंडस्ट्री वाला आता है वो आके अपने जो पुरानी इंडस्ट्री है उनसे पूछता है कि कैसे क्या दिखते हैं यहाँ। अगर पुराना इंडस्ट्री वाला रोने शुरू कर देगा तो इंडस्ट्री वाला नहीं आएगा नया। तो उसके लिए पुरानी इंडस्ट्री को सर्वाइव करना कि उन पे की क्या दिक्कत है, उनको सुने और उस पर अमल करें। अगर जो उनकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको देखे, उनके ऊपर ये नहीं सिर्फ आए सुन के चले गए और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। जब तक उनको जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है प्रेजेंट इंडस्ट्री की, जो उनको दिखते आ रही हैं, उनको नहीं सुनेंगे और उनके ऊपर गौर करेंगे, नई इंडस्ट्री हिमाचल में नहीं आने। गोयल जी, एक और सवाल इसमें ऐड करता हूँ। सिरमौर माइन एसोसिएशन आपके माध्यम से भी सरकार को कई बार अवगत करवा चुकी कि जो अपनी खनन माइंस है उनको इंडस्ट्री में लिया जाए, इस तरह का उनका वो थी, ताकि वो जो अभी समाप्ति की ओर बढ़ रही, विलुप्त होने की ओर जो अभी स्तर चला हुआ, जो उनका
हालात चले हुए हैं वो खात्मे की तरफ बढ़ रही है, उसको बचाने के लिए क्या ये मांग पूरी हो सकती है? कभी जो सिरमौर था हमारा, वो लाइमस्टोन के ऊपर बेस इंडस्ट्री, बेसिकली पहले सारी यहाँ इंडस्ट्री जो थी लाइम बेस इंडस्ट्री थी। आज लाइम बेस इंडस्ट्री नहीं रही है। पहले यहाँ से बाहर पत्थर जाता था, आज उल्टा हो गया है। राजस्थान से यहाँ पत्थर आना शुरू हो गया, चूना वहाँ से यहाँ आ रहा है। कब हम इसके लिए बहुत लड़े, बहुत कोशिश की इसको माइन को बचाया जाए, माइन को नहीं बचाया गया। इसके ऊपर और रॉयल्टी इतनी ज़्यादा लगा दी गई हैं ताकि यहाँ से पत्थर जो लोकल ख़रीदते हैं तो महंगा पड़ता है, अगर राजस्थान से हम पत्थर यहाँ लाते हैं तो यहाँ सस्ता पड़ता है। यहाँ सीमेंट के कभी 12 या 15 मिनी सीमेंट प्लांट होते थे, आज सिर्फ 3 मिनी सीमेंट प्लांट रह गए हैं, बाकी सब पलायन कर चुके हैं यहाँ से, या बंद हो गए हैं या चले गए हैं यहाँ से। तो इसके ऊपर तो गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ माइंस को बेनिफिट दें, इंडस्ट्री में भी लाए और रॉयल्टी जो है वो कम करें। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने मेहमान सभी यहाँ पर हमारे पैनल पर जुड़े सभी का धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहूँगी। जन आस्था के शख्सियत कार्यक्रम के दौरान जिस विषय पर चर्चा हुई वो न केवल जिला सिरमौर बल्कि हिमाचल प्रदेश का आर्थिकी को मजबूत करने का एक सबसे बड़ा जरिया माना जाता है। लेकिन बड़ा ही चिंता का विषय है कि कहीं ना कहीं पांवटा साहिब औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़ता नजर आ रहा है। खैर, जन आस्था का शख्सियत कार्यक्रम का कारवां लगातार जारी रहेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए और लगातार अपडेट्स पाने के लिए हमारे YouTube चैनल जन आस्था को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और किसी भी तरह की विज्ञापन देने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। पांवटा साहिब से जन आस्था न्यूज़ टीम, नमस्कार।